हेलो नमस्ते। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो मैं राकेश कुमार। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th हिस्ट्री अध्याय नंबर 3, जिसका नाम है इंडो चाइना यानी हिंद चीन में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद। इस पाठ के जितने भी दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है ना, यानी कि जो लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आज हम लोग समझने वाले हैं। इससे पहले हमने आपको इस चैप्टर के बारे में समझाया था कि हमारे हिंदुस्तान और चीन के जो दक्षिणी पूर्व हिस्से हैं, वहाँ 3 छोटे छोटे देश हैं, जिनमें एक का नाम है लाओस, दूसरे का नाम है कंबोडिया, जिन पर भारत का सभ्यता संस्कृति ज़्यादा विकसित हुई थी। ठीक उसके बगल में फिर 3 छोटे छोटे देश हैं, तोकिन, कोचिन चीन और अन्नाम, जिसका सम्मिलित रूप वियतनाम कहलाता है, जिन पर चीन की सभ्यता संस्कृति ज़्यादा विकसित हुई, इसलिए इसका नाम रखा गया था इंडो चाइना। ठीक है। इसके बाद हमने बताया था कि लगातार इस पर विदेशी व्यापारियों का आगमन हुआ। 1510 ईस्वी में सबसे पहले पुर्तगालवासी वहाँ जाते हैं और वहाँ पर एक बंदरगाह विकसित करते हैं, जिसका नाम रखते हैं वो फाइफो। व्यापार तेजी से विकसित होती है। इसके बाद वहाँ से जो लाभ ज़्यादा होता है ना, इसको देखकर वहाँ पर सबसे पहले डच वाले, फिर इंग्लैंड और बाद में फ्रांस वाले पहुँचते हैं। फ्रांस वाले की नीयत थोड़ी अच्छी नहीं रहती है और वहाँ की जो खनिज संपदा है, कृषि संपदा, इस सारी को चीज़ों को देखकर उसको लगता है कि अगर यहाँ पर मेरा साम्राज्य स्थापित हो जाए तो अधिक से अधिक लाभ कमाया जा सकता है, और वैसा करता भी है। और धीरे धीरे लगभग 1863 पूरे हिंद चीन पर वो अपना साम्राज्य स्थापित कर लेता है। इसके बाद वहाँ पर लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जागृत होती है, और उनमें राष्ट्रवाद की भावना जागृत में कुछ लोग थे जिनका नाम था फान बोईचाओ, हो ची मिन, वियत मिन इत्यादि लोग आते हैं। कुछ राष्ट्रीय आंदोलन वहाँ पर चलती है, जिसके बाद देश आज़ाद भी हो जाता है। और इसी के बाद वहाँ पर हो ची मिन साम्यवादी सरकार की स्थापना करती है। साम्यवादी सरकार के विरुद्ध में अमेरिका फिर से वियतनाम पर अपना आधिपत्य जमाने का कोशिश करता है, खत्म करने का प्रयास, और इन दोनों के बीच में डबल युद्ध चलती है। परिणाम होता है कि अंततः अमेरिका हार जाता है। और हारता क्या है, लेकिन दोनों के बीच में एक संधि करनी पड़ती है, जिसके बाद अमेरिकी सेना वापस आती है और सन 1975 तक वियतनाम का एकीकरण पूरा होता है। उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम एक होकर के फिर से नया वियतनाम, लाओस, कंबोडिया सब में साम्यवादी सरकार की स्थापना होती है। इसका विस्तार से हमने चर्चा किया था। ये तो छोटी सी टेलर थी, जिसका वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। अगर आप देखेंगे तभी समझ में आएगा, पहले उसको देखिए तब हम लोग क्वेश्चन आंसर देखते हैं। लेकिन चलिए, अगर आप देख लिए हैं तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। साहू जी क्या बात करते हो? साहू जी नहीं, बात तो आप कर ही रहे थे, ऐसे नहीं बोलिए। चलिए, इससे पहले एक प्यारा सा मोटिवेशनल हो जाए, फिर आगे चलेंगे हम लोग। क्या कहते हैं? लक्ष्य एक एम है हमारा, और एम क्या समझिएगा, हौसला अभी बाकी है, सपनों को घोंसला अभी बाकी है। हौसला अभी बाकी है, सपनों का घोंसला भी बाकी है। लक्ष्य से कह दो रुका नहीं हूं मैं, हार जीत का फैसला अभी बाकी है। हमने अभी थका नहीं है, हमारी कोशिशें जारी है। चाहे तुम जितना मुझे तंग करो, कोई बात नहीं है, तुम्हें पाकर तो जरूर रहूंगा, ये हमारी लक्ष्य है। चलिए, तो उससे पहले थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर भी हो जाए भाई मेरे भाई। क्वेश्चन आंसर क्या है समझते हैं थोड़ा सा। फान बोईचाओ, फान चुत्रिन का परिचय दीजिए। मैंने दोनों जो राष्ट्रीय नेता थे वियतनाम के, उनके बारे में थोड़ा सा 2-4-10 लाइन लिखना है। देखिए, दोनों वहाँ के राष्ट्रीय नेता थे। जब वहाँ पर राष्ट्रीय आंदोलन चल रही थी तो उस समय ही उनका पदार्पण हुआ था, लेकिन दोनों के विचार कुछ अलग अलग थे। अब फान बोईचाओ कौन थे? देखिए, फान बोईचाओ 1867 में उनका जन्म हुआ था, 1940 में उनकी मृत्यु हुई थी। यह एक धार्मिक विचार के व्यक्ति थे। इन पर कन्फ्यूशियस का प्रभाव था
और वे खत्म मतलब उनका मानना था कि वियतनाम तब आजाद होगा जब यहाँ पर क्या होगी, उपनिवेश मतलब जब तक वहां पर हम लोग लड़ाई नहीं करेंगे, जब तक उपनिवेशवादी यानी कि फ्रांसीसियों से हमारी लड़ाई नहीं होगी, तब तक ये खत्म नहीं होगी। तो इसलिए उसने क्या किया, उन्होंने एक संगठन भी बनाया था, वियतनामी क्रांतिकारी संगठन। जब वो फ्रांस गए तो फ्रांस में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था, देखिए तो क्या नाम है उसका, नाम हमको याद ही नहीं है, नाम था किचाओ, वो कट गया है वहां से पेन, सॉरी, उसका वहां पर से किए थे ना कॉपी पेस्ट से उसका उड़ जाता है। अच्छा रुकिए रुकिए रुकिए, सब बताते हैं सब बताते हैं। उनका नाम था लियोंग किचाओ। जब फ्रांस जाते हैं, सॉरी चीन जाते हैं, तो वहां पर एक व्यक्ति थे जो धार्मिक विचार के लोग थे, जिनका था नाम लियोंग किचाओ। उनके बातों से वो ज्यादा प्रभावित होते हैं और उन्हीं के विचार से उन्होंने एक किताब लिखते हैं जिसका नाम है द हिस्ट्री ऑफ द लॉज ऑफ द वियतनाम। परिणाम होती है कि उनकी जब ये किताबें प्रकाशित होती है, सारे लोगों में एक विचार भावना जागृत होता है और धीरे धीरे क्या होता है, ये वहाँ के सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेताओं में। दूसरी बात क्या था कि जब ये वहाँ पर एक संगठन बनाए थे जिनका नाम था रिवोल्यूशनरी सोसाइटी, रिवोल्यूशनरी सोसाइटी, और इस सोसाइटी का जब उन्होंने एक अध्यक्ष का पद चुनने के लिए दिया गया था, तो जो अन्नाम के राजा थे उनके राजकुमार, उसका नाम था क्वांग दे, क्वांग दे को उन्होंने क्या बना दिया था, राजकुमार को उसका अध्यक्ष बना दिया था। परिणाम होता है कि जब अध्यक्ष होता है तो राजा के लोगों का भी समर्थन इनको मिल जाता है और किसान आम जनता का भी समर्थन इनको मिल जाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे कौन, फान बोई चाऊ। फिर से देखते हैं एक बार, लिखेंगे फान बोई चाऊ एक धार्मिक विचार के लोग थे। चीन के एक धर्म सुधारक थे व्यक्ति, धर्मगुरु, जिनका नाम था कन्फ्यूशियस। उनके विचार से काफी प्रभावित हुए थे। लोगों को धार्मिक भावनाएं, जो वहां पर जो पादरी लोग, वियतनामी जो सब वहां की सभ्यता थी, उसको वह घृणा की दृष्टि से देखता था और सबको ईसाई बनाने का प्रयास कर रहे थे, इसका वो विरोध कर रहे थे फान बोई चाऊ। चलिए, इसके बाद लोगों को संगठन करने के लिए उनका विचार था कि जब तक हम लोग अंग्रेजों से लड़ेंगे, सॉरी फ्रांसीसी से लड़ेंगे नहीं, तब तक हमारा वियतनाम आजाद नहीं होगा। तो इसके लिए हमारे पास एक संगठन होनी चाहिए, और संगठन होने के लिए उन्होंने एक संगठन बनाया था जिसका नाम है रिवोल्यूशनरी सोसाइटी, यानी वहां की भाषा में कहा जाए तो उसका नाम है दुई तान हुई। क्या नाम है? और उसका अध्यक्ष किसको बनाया था? क्वांग दे को, जिसे राजा का समर्थन मिला और साथ ही साथ आम जनता के लोगों का भी समर्थन उनको मिलना शुरू हुआ। बाद में ये चले जाते हैं चीन। चीन में एक व्यक्ति थे जो राष्ट्रीय नेता थे, जिनका नाम है लियोंग किचाओ। उनके विचार से ये प्रभावित होते हैं। उनसे उपदेश लेने के बाद, इधर वाला पंखा चला दो, गर्मी लगता हो जाता है। इसके बाद क्या होता है कि उनके विचार से प्रभावित होकर के एक किताब लिखते हैं जिसका नाम है द हिस्ट्री ऑफ द लॉज ऑफ वियतनाम। इस किताब के बाद वो काफी प्रसिद्ध हो जाते हैं, आम जनता के बीचों में इनकी प्रसिद्धि बढ़ जाती है। ठीक है, और ये एक बहुत बड़े राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरते हैं। चलिए, अगला था हमारा, अगला है फान चोत्रिन। ये जो है ना कॉपी पेस्ट हुआ है ना, जिसके कारण इसका अक्षर बदल गया है। चलते हैं, फान चोत्रिन कौन है? तो उनके बारे में हमने बताया था कि ये भी एक वियतनाम के ही व्यक्ति थे, लेकिन इनका मानना था कि जो जारशाही राजा है, माने यहाँ के जो पुराने राजा है, वो राजा नहीं रहेंगे। जो वियतनाम पर फ्रांसीसी लोग हैं, उनका शासन रहे, लेकिन कैसा? गणतंत्रात्मक, यानी उनके शासन में सुधार होनी चाहिए। उनका विचार इस तरह का था कि फ्रांसीसी अगर शासन करते हैं तो कैसा होना चाहिए हमारे यहाँ? गणतंत्रात्मक। या हमारे देश के जो राजा है ना, जारशाही राजा, वो कैसा के शासन करे? गणतंत्रात्मक। माने कहने का अर्थ है कि वो चाहते थे कि हमारे देश में आम जनता की सरकार होनी चाहिए। अब बाद में उनका भी काफी प्रसिद्धि होती है, वो भी अपनी तरफ से लोगों को
कृषि के लिए बढ़ाने के लिए, उद्योग धंधे बढ़ाने के लिए लोगों को उपदेश देने लगे। परिणाम होता है इनका भी एक संगठन बन जाता है। तो ज्यादा प्रसिद्ध कौन थे? फान बोई चाऊ। अब फान चुत्री इनका ज्यादा महत्व नहीं था लेकिन उतना महत्व नहीं था। ठीक है, चलिए आगे हैं। अगला हमने पढ़ा था वियतनाम के स्वतंत्रता संग्राम में हो ची मिन्ह का योगदान क्या है। देखिए, तो हो ची मिन्ह के बारे में हमने बताया था कि ये एक गरीब परिवार से थे। इनका जन्म जो है वियतनाम के ही एक गरीब परिवार में हुआ था, लेकिन उच्च शिक्षा पाने के लिए वो पहले जाते हैं रूस की राजधानी मास्को में पढ़ते हैं, और फिर वहाँ से चले जाते हैं फ्रांस की राजधानी पेरिस जाते हैं, वहाँ रहते हैं। अब क्या होता है कि जब ये रूस में रहते हैं मास्को में, तो वहाँ पर लेनिन की विचारधारा से वे काफ़ी प्रभावित होते हैं। साम्यवादी जो सरकार थी, कम्युनिस्ट की सरकार से ये ज़्यादा प्रभावित होते हैं। जब ये जाते हैं कहाँ? पेरिस। तो पेरिस में उस समय कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स के विचार से ये काफ़ी प्रभावित होते हैं, और इनका मानना था कि बिना संघर्ष का देश आज़ाद नहीं हो सकता हमारा। इसीलिए उन्होंने पेरिस में ही फ्रांसीसियों के विरोध में एक संगठन बना लेते हैं। इसके बाद वहां से जब वापस आते हैं अपने देश वियतनाम, तो वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन करते हैं। और उस समय जितने छोटे छोटे संगठन थे, जो छोटे छोटे नेताओं द्वारा जो संगठन बनाया गया था, आंदोलन चलाए जा रहे थे, सबको मिला करके एक संगठन बनाया गया। देखिए, सबसे हो ची मिन्ह क्या किए? सबको मिला करके एक संगठन बनाए, और जाकर के अंत में देश उनके अध्यक्षता में ही आजाद होता है। ठीक है, तो हो ची मिन्ह वहां के सबसे बड़े राष्ट्रीय नेताओं में एक थे, जिनकी अध्यक्षता में देश की आजादी मिलती है। जैसे देश की आजादी मिलती है, बाद में क्या होता है कि दो भागों में बांट दिया जाता है, और उत्तरी वियतनाम में इन्होंने साम्यवादी सरकार की स्थापना करते हैं। फिर से समझेंगे, एक बार और लिखेंगे। वियतनाम के सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय नेताओं में हो ची मिन्ह का योगदान है। इनका जन्म वियतनाम में एक गरीब परिवार में हुआ था। अपनी उच्च शिक्षा पाने के लिए सबसे पहले रूस की राजधानी मास्को जाते हैं, जहां लेनिन के साम्यवादी कम्युनिस्ट सरकार से काफी प्रभावित होते हैं। उसके बाद वो फ्रांस की राजधानी पेरिस जाते हैं। पेरिस में कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स के विचार से काफी प्रभावित होते हैं। जब इनकी शिक्षा पूरी हो जाती है, तब इनका विचार होता है कि हमारा देश तब आजाद होगा जब हमारे देश में संगठन होगा, एकता होगी। और वहीं पर साम्यवादी विचार को लेकर के उन्होंने एक संगठन बनाया, जिसका नाम रखा वियतनामी क्रांतिकारी दल। जब कॉमर्टियन सम्मेलन हुई थी रूस में, तो उसमें ये भाग भी लिए थे। यानी वियतनाम में, रूस में जितने भी साम्यवादी विचारधारा लोग का इकट्ठा हुआ था, एक सम्मेलन हुआ था, आपको पता होगा। लेनिन जब करवाया था, साम्यवादी विचारधारा के लोगों को बुलवाया था अपने देश में, तो इसमें कौन गए थे? हो ची मिन्ह भी गए थे। तो उनके विचार से ना काफी प्रभावित थे। जब वो वापस अपने देश आते हैं, तो देखते हैं कि देश में ना छोटे छोटे छिटपुट जो है ना दल है। जैसे मान लीजिए अपने यहाँ की रखिए, एगो बिहार में दल है भाई, तो बिहार में एगो दरभंगा में दल है, एगो पटना में है, एगो मुजफ्फरपुर में छोटा एगो राजनीतिक पार्टी है ना। तो उन्होंने सोचा कि ये छोटे छोटे पार्टियां ना एक संगठन हो जाएगी ना, तो हमारा देश जल्दी आजाद हो जाएगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, जितनी छोटी छोटी पार्टियां थी, नेता था, सबको उन्होंने क्या कर लिया, एक संगठन बना लिया। अब देश मजबूत हो गई। लगातार उन्होंने फ्रांसीसियों का विरोध किया। अंततः हमारा देश यानी वियतनाम जो है उनका आजाद हो जाता है। वियतनाम आजाद होता है तो वह साम्यवादी सरकार की स्थापना करनी चाहती है, लेकिन इसी समय अमेरिका द्वारा जो चाल चली जाती है, जिसके कारण देश का विभाजन हो जाता है, और उत्तरी वियतनाम में इनकी साम्यवादी सरकार बनती है। चलो आगे चलते हैं। वियतनाम में साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष में महिलाओं की भूमिका। हमने बताया था कि वियतनामी साम्राज्यवादी संघर्ष जो चल रही थी, उनमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा। जितनी वहां महिलाएं थी, एकदम देश की आजादी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर के काम किए। सबसे पहले तो जो वियत मिन्ह की जो सेनाएं थी, उनके लिए रसद सामग्री पहुंचाना, उनके लिए भोजन पहुंचाना, घायल व्यक्ति की इलाज करना, सुरंग का निर्माण करना,
सड़कें बनाना, इन सारे कार्यों में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। और जब वहां पर क्या होता था कि बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी लोग थे, ऐसे कुछ नाटक, उपन्यास, लेख लिखे जिसमें प्राचीन महिलाओं की विशेषताओं का वर्णन किया गया। और जब वो लेख महिलाएं पढ़ी तो उनमें एक अलग सी उत्साह, जोश देखने को मिला। अब जो वहां की जो नई युवतियां थी वो सेना में भाग लेने लगी और अमेरिकी सेना के जहाजों को गिराने, अमेरिकी सेना के जो ठिकाने थे उस पर आक्रमण करके उन्हें तहस नहस करने में भी बहुत बड़ा योगदान दिया। अर्थात वहां की स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और परिणामतः महिला के योगदान से देश आजाद भी हो जाता है अमेरिका से। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे वियतनामी साम्राज्यवादी क्रांतिकारी संगठन में महिलाओं का योगदान, मैंने बहुत बड़ा उनका योगदान था। आगे हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये, अमेरिकी वियतनामी युद्ध में हो ची मिन भूल भुलैया मार्ग का क्या योगदान। तो हमने बताया था, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि हो ची मिन भूल भुलैया मार्ग का क्या योगदान। तो पूरे वियतनाम में, खास करके लाओस, कंबोडिया और वियतनाम जो तीनों हैं, हिंद चीन जिसको आप कह सकते हैं, उनमें एक सड़क है जो सबसे लंबी सड़क है जिसका नाम है हो ची मिन्ह मार्ग। इस मार्ग की एक विशेषता है कि उस मार्ग के जितने कट हैं, मुहाने हैं, सब एक जैसे हैं, सारी जगह की बनावटें एक जैसी है। अब क्या होता था कि जब अमेरिकी की सेना वहां पर थी तो वो तो अभी नई नई गई थी, तो वहां की पूरी भौगोलिक स्थिति के बारे में उसे जानकारी नहीं था कि किस क्षेत्र में नदियां हैं, कहां पहाड़ हैं, कहां जंगल है, उसे अभी अमेरिकी सेना को जानकारी नहीं थी। लेकिन वहां के स्थानीय लोगों को तो जानकारी थी। वियतनाम की जो सेना थी, जब अमेरिकी सेना से लड़ती थी तो अमेरिकी सेना के ठिकानों पर हमला कर देती, और जैसे अमेरिकी सेना से वह हारने लगती तो वह हो ची मिन्ह मार्ग में घुस जाती। वो मार्ग ऐसा था कि कहीं पहाड़ में जाकर के खत्म हो जाती, किसी जंगल में जाकर के खत्म हो जाती, कोई नदियों में जाकर खत्म हो जाती। तो वहां के लोग, जो स्थानीय लोग थे, वो गोरिल्ला युद्ध करते थे, छुपा छुपाई युद्ध करते थे। पहले से लोग ऑलरेडी वहां बैठे रहते थे, जैसे अमेरिकी सेना वहां पहुंचती बस उसको उस जंगल में घेर के, उस पहाड़ी में घेर के उसको मार देते थे। इसलिए अमेरिकी सेना उस सड़क में जाना नहीं चाहती थी। अंत उसको तोड़ने का भी प्रयास किया कि चलो इसको नष्ट कर देते हैं, लेकिन वहां की महिलाएं काफी मतलब सक्रिय थी। वह जैसे अमेरिकी सेना जहाज से बमबारी करके उस सड़क को तोड़ देता, फिर ये लोग जाकर के उसको मरम्मत करके फिर से बना लेते। और उसी मार्ग से जो वियतनाम की सेना थी, हमेशा इस मार्ग मतलब उत्तरी वियतनाम से दक्षिणी, दक्षिणी से उत्तरी जाने में मदद करती थी। यानी यह मार्ग सबसे उसके लिए सहायक सिद्ध हुआ, क्योंकि जब भी अमेरिकी सेना से लड़ता, जब देखता कि हमारी अब हार होने लगती थी, कि उस मार्ग में घुस जाता, वहां से वो सुरक्षित था। इसलिए उसका नाम रखा गया है भूल भुलैया मार्ग, और ये मार्ग उसके सुरक्षा के लिए अच्छा था। ठीक है, तो आशा आपको समझ में आया होगा। 4 ही छोटे छोटे क्वेश्चन थे। बाकी मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने भाई को विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।